हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 17 के बारे में। हम यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की है। तो ये घोषणा की है यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक फाउंडेशन के माध्यम से एक प्रोग्राम चलाया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर चलाया है। और ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में चलाया गया था। यहाँ पर जनजातीय समुदायों के बीच जो एजुकेशन गैप है उसको दूर करने के लिए और जो नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर उभर रही हैं उनसे जनजातियों को अवगत कराने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया है। ये इस पूरे प्रोग्राम का यहाँ पर दूसरा चरण है, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारत का कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध यहाँ पर खेल शुरू करने के लिए तैयार है। तो वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर बात करते हैं, भारतीय और अमेरिकी सैनिक अलास्का में 2 सप्ताह के लिए एक युद्ध खेल प्रारंभ करेंगे और इसमें कई जटिल एक्सरसाइज यहाँ पर होंगी। और यह भव्य युद्धाभ्यास नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी के एक समग्र दायरे को यहाँ पर उजागर करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बरथी चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में यहाँ पर चुना गया है। तो वो चुना गया है यहाँ पर तेलंगाना में। हाल ही में ही पर्यटन मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में पेम्बरथी और चंदलापुर को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में यहाँ पर चुना गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इन दोनों गांवों को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर पुरस्कार भी दिया। और इससे पहले केंद्र ने तेलंगाना के हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को मान्यता यहाँ पर दी थी। 2 साल पहले भूदान पोचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में यहाँ पर मान्यता दी है। भूदान का जो संबंध है वो आचार्य विनोबा भावे से यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है ये जो है विपक्ष के द्वारा ही यहाँ पर लाया जा सकता है और विपक्ष के द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव लोकसभा में यहाँ पर होगा। तो जब ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लोकसभा में यहाँ पर पेश किया जाएगा और लोकसभा में जब पेश किया जाएगा, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पास होता है लोकसभा में, तो जो करंट यहाँ पर गवर्नमेंट होगी उसको यहाँ पर त्यागपत्र देना होगा। तो अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री भी है तो वो उस अविश्वास प्रस्ताव में यहाँ पर भाग नहीं ले सकता है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर कि वह राज्यसभा का यहाँ पर सदस्य है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है क्योंकि ये केवल लोकसभा में ही यहाँ पर लाया जाता है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है और जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसलिए जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का मेंबर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं भाषा में कब शामिल की गई थी। तो ये की गई थी 1967 में। जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। डिटेल में बात करते हैं,
अगर हम बात करते हैं जो 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है यहाँ पर भाषा से, भाषा से संबंधित है। और प्रत्येक भारतीय राज्यों के लिए राज्य स्तर पर संचार के लिए अपनी अपनी आधिकारिक भाषाओं को चुनने का लिए प्रावधान किया गया है। आधिकारिक प्रयोग के लिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं की व्यवस्था की गई है। हम बात करते हैं मुख्य रूप से इसमें 14 भाषाएं यहाँ पर शामिल थी। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो उनकी संख्या यहाँ पर थी 40। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सिंधी भाषा है ये 1967 में यहाँ पर जोड़ी गई थी और संशोधन किया गया था यहाँ पर 21वां संशोधन। सबसे लेटेस्ट जो संशोधन किया गया था वो किया गया 2004 में, और इस दौरान यहाँ पर 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं 1992 में, तो 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया था। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भाषाएं भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं 8वीं सूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो यहाँ पर है कि पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति यहाँ पर कब बनाई गई थी। तो जो अशोक मेहता समिति थी उसको जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था 1977 में। तो 1977 में यहाँ पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके जो मेंबर थे वो इसमें 13 सदस्यों की ये जो है कमेटी थी, और इस समिति में 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की थी। तो एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। तो जो प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पर प्रदान की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से यहाँ पर दी गई थी भारतीयों को। और यहाँ पर जो प्रांतों में थे उनको तो स्वायत्तता प्रदान की गई थी, और केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना यहाँ पर की गई थी। केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पर 2 विषयों में जो शासन को डिवाइड किया गया था, तो वो संबंधित था हमारे पास यहाँ पर डी से। और प्रांतों को अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण तरीके से स्वायत्तता यहाँ पर प्रदान की गई थी, और प्रांतों का जो शासन था वो पूर्ण तरीके से भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि सिलोन श्रीलंका के राजकुमार कुमार दास जो कि जानकी हरण का लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार की यहाँ पर नकल की है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर कि राजवली पताका किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी यहाँ पर पंडित प्रजाभट्ट ने। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंडित प्रजाभट्ट ने यहाँ पर राजवली पताका जो है उसने यहाँ पर इसको लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितना वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गंगा का, तो गंगा जो नदी थी उसका वर्णन यहाँ पर 1 बार किया गया है, और यमुना का यहाँ पर 3 बार किया गया है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो यहाँ पर है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो वह है यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ब्राह्मण ग्रंथ जो है सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, और इस ग्रंथ में हल के जुताई से संबंधित कई अनुष्ठानों के बारे में प्रमाणित जानकारी यहाँ पर मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारे पास है कि फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में यहाँ पर किया गया था। तो वो किया गया था यहाँ पर औरंगजेब के काल में। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी,
हम बात करते हैं फतवा ए आलमगीरी का संग्रह औरंगजेब के समय में यहाँ पर किया गया था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी और इसी के बाद ही यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का जो है पतन स्टार्ट हो चुका था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि रिहला की रचना किसने की थी। जो रिहला था उसकी जो रचना की थी वो की थी यहाँ पर इब्न बतूता ने। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। और ये कहाँ का निवासी था, ये निवासी था यहाँ पर मोरक्को का। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली थी। भारतीयों को इस्लाम के जो बारे में जो जानकारी यहाँ पर मिली वो मिली थी यहाँ पर मालाबार में अरब व्यापारियों से। जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। भारत को इस्लाम की सर्वप्रथम जानकारी मालाबार में जो अरब व्यापारी थे उनके माध्यम से ही यहाँ पर पता चली थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि सूर सागर किसके समय में यहाँ पर लिखी गई थी। जो सूर सागर थी वो लिखी गई थी यहाँ पर अकबर के समय में और जो उसकी जो रचना की थी वो की थी यहाँ पर किसने, सूरदास ने। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगर हम बात करते हैं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी उसी समय में की थी, यानी किसके समय में, अकबर के समय में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो जो अरब सागर में जो नदी नहीं गिरती है वो है यहाँ पर तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा जो है संबंधित है यहाँ पर कर्नाटक राज्य से, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और तुंगा और भद्रा दो नदियाँ हैं जिनके संगम से यहाँ पर तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। यह नदी मुख्य रूप से आपको कर्नाटक में बहती हुई नजर आएगी। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं हुए तो आपने यहाँ पर सब्सक्राइब किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।